तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। मैं आ गया हूँ फिर से हेवनली डायमंड कल्टीवेशन सिमुलेशन का अगला पार्ट लेके। तो चलो फिर शुरू करते हैं। एपिसोड के शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि हमारा एमसी बाकी सभी लोग भाग के जा रहे होते हैं। वो टकला जियोक म्यूंग से कहता है कि कैप्टन वो झूठ तो नहीं बोल रहा है ना, ये बेहद बेकार है। पहले हमारे पास इस बारे में सोचने का समय नहीं था, लेकिन जितना ज्यादा मैं इस पर विचार करता हूँ उतना ही ये बेकार सा लगता है। क्या तुम सच में उस कमीने पर ट्रस्ट करते हो सकता है कि वो हमें दुश्मनों के हवाले करने की कोशिश कर रहा हो, या इस तरह उसका फॉलो करना ठीक वाकई रहेगा। तभी हमारा एमसी उन लोगों को रोक देता है और वो लोग एक घर के पास आते हैं। हमारा एमसी कहता है कि ये काफी होना चाहिए और वहाँ एक कन्वीनियंट इमारत बिल्कुल समय पर मौजूद है। तो टकला कहता है कि अरे क्या हो रहा है, उस इमारत में क्या है। तो हमारा एमसी उससे कहता है कि वेल, मुझे लगा कि चीजों को निपटाने के लिए ये एक अच्छी जगह है। तो जुक म्यूंग कहता है कि ये क्या बात कर रहे हो, किस बात का ध्यान रखना है। तुमने कहा था कि तुम इसे साबित करोगे, मुझे ये मत बताओ कि तुम यहाँ किस कारण से आए हो, मुझे बाहर ले जाने वाले था। तो हमारा एमसी कहता है उससे, मैं इतनी दूर यहाँ क्यों आऊंगा, सिर्फ तुम्हारे जैसे आदमी से निपटने के लिए। अगर मैं ऐसा करना चाहता तो मुझे बहुत पहले ही कर चुका होता मैं। वो कहता है कि क्या। तभी सिस्टम पे नोटिफिकेशन आ जाता है, एक इनिमी अपीयर हुआ है, क्या आप रास्ता चुनना चाहेंगे। और फर्स्ट ऑप्शन में लिखा होता है वो एक तुच्छ अपोनेंट है, फाइट शुरू करो। और दूसरे ऑप्शन में होता है चलो पहले शब्दों के माध्यम से इस प्रॉब्लम को सुलझाने की कोशिश करो और बातचीत को शुरू करो। तीसरे ऑप्शन में लिखा होता है वो अनबीटेबल अपोनेंट है, अपनी पूरी ताकत से भाग जाओ। तो हमारा एमसी अपने मन में कहता है ऐसा लगता है कि इस सिस्टम को इस तरह की सिचुएशन वाकई बहुत पसंद है। जब से हमारा ब्रेकअप हुआ और हम अलग होने लगे तब से मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि कोई हमारा पीछा कर रहा है। खैर वो एक उस्ताद है, लेकिन इतना भी नहीं कि मैं डरने लगूं। तो चलो देखते हैं कि क्या नतीजा निकलता है। तो हमारा एमसी दूसरे वाले ऑप्शन को चुन लेता है और हमारा एमसी चिल्ला के कहता है कि चलो अंदर आ जाओ। तो कोई नहीं आता। फिर से हमारा एमसी कहता है कि रात अंधेरी है तो कम से कम एक दूसरे का चेहरा तो देख लो। तभी हमारे एमसी को आवाज आती है, वह घटनाओं का ये मोड़ काफी इंटरेस्टिंग है ना, ये तो तुम हो, क्या तुमने यहाँ अंदाजा लगाया। हमारा एमसी उसको देख के कहता है कि ये तो गोजुंग म्यूंग का डिसाइपल है। और हम देखते हैं कि गोजुंग म्यूंग का डिसाइपल अपना स्वर निकालने लगता है, लेकिन अगले ही सीन में हमारा एमसी उसको एक लात मारता है, दूर जाकर फेंका जाता है। ये देख के टकला और जुक म्यूंग एकदम दोनों हैरान हो जाते हैं। हमारा एमसी कहता है कि जुक म्यूंग, तुमने बाकी सभी सबऑर्डिनेट को ऊपर ले जाओ और अभी इस वक्त इस जगह से निकल जाओ। अगर तुम सीधे नीचे की ओर बढ़ते रहोगे तो तुमको परिधिति पर गश्त कर रहे कुछ लोग मिल जाएंगे, उनसे बिल्कुल भी संपर्क न करो, हर कीमत पर उनसे बचो, उनके अपने पदों से हटने का वेट करो, क्योंकि तुम्हारी काबिलियत के दम पर तुम एक भी वार नहीं झेल पाओगे। तो जुक म्यूंग कहता है कि मैंने तुम्हारे साथ कभी अच्छा बिहेवियर नहीं किया, तुम मेरी हेल्प क्यों कर रहे हो। हमारा एमसी उससे कहता है कि तुम बेवकूफ हो, क्या तुमको लगता है कि मैं ये सब तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, चाहे तुम हो या मैं। हमसे ऊपर वालों के लिए हम सब महज इस्तेमाल करने वाले मोहरे हैं। हम जैसे लोगों को किसी भी तरह से अपना लाइफ चलाने के लिए सहारा लेना पड़ता है। जब भी हमें जीने का मौका मिले हमें वो सब कुछ करना चाहिए जो जरूरी है। क्या इससे तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर मिलता है। तो वो कुछ नहीं बोलता है। अगले मोमेंट कहता है कि मैं समझ गया और मैं ये कर्व जरूर चुकाऊंगा। तो हमारा एमसी कहता है कि हाँ जल्दी करो और जाओ। और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। तो हमारा एमसी गोजुंग म्यूंग के डिसाइपल के पास आके कहता है न सिर्फ तुम्हारा पास्ट बल्कि तुम फ्यूचर में क्या करने वाले हो ये भी सब कुछ मुझे पता है और तुम इतनी आसानी से नहीं मर सकते। तभी हमारा एमसी एको पॉइंट टेक्निक का यूज करके उस पर अटैक करता है, जिससे उसको बहुत दर्द होता है और वो नीचे गिर के मर जाता है। और हमारा एमसी कहता है कि क्योंकि तुम गोजुंग म्यूंग के डिसाइपल हो, सबसे पहले मैंने ली ग्यूंग का ख्याल रखा, अब मुझे कुछ अफरा तफरी मचानी चाहिए ताकि ब्लैक मून स्क्वाड सुरक्षित निकल सके। तभी सिस्टम पे नोटिफिकेशन आता है कि पार्ट 74 राटियस फैक्शन के लीडरशिप की साजिश। और हम देखते हैं कि 3 लोग को वहाँ पर गोजुंग म्यूंग भी होता है। कोई कहता है मैंने अपने लाइफ में कई सीन देखे हैं, लेकिन सिन जियांग की सुंदरता वास्तव में हेवन कहलाने की लायक है। और ये सालुन सेक्टर का एल्डर होता है और इसका नाम हाई होता है। तो दूसरा कोई कहता है कि पहाड़ और मैदान, चीड़ के पेड़ और घास के मैदान, नदी, घाटियां और झीलें, ये सच में एक हेवन है जिसमें सब कुछ मिला हुआ है। इसके अलावा क्योंकि वो हमारी सीमाओं से परे नॉर्थन वेस्ट रीजन के साथ भी वस्तुओं का आदान प्रदान करते हैं। इसमें कोई सरप्राइज की बात नहीं है कि इस एरिया में डोस्ट ग्रुप स्प्रिंग है और ये बंदा वुडान सेक्टर का जिन्मू पवेलियन मास्टर होता है। और गोजुंग म्यूंग कहता है कि सेंट्रल प्लेन इलाकों का विकास जहाँ कहीं भी जारी रहेगा, ये प्लेस उसकी नींव के रूप में कार्य करेगा। ये खेदजनक है कि आज्ञाकारी लोग इस बात को नहीं समझते। जियांगू का विकास अंत में इंटरेक्शन से शुरू होता है। तो साउलिन का एल्डर कहता है कि तुमसे बातचीत अच्छी बात है, क्या तुमने इसीलिए ऐसा किया। तो गोजुंग म्यूंग कहता है कि अचानक से तुम्हारा मतलब क्या है। तो वुडान सेक्टर का एल्डर बोलता है कि चलो समय बर्बाद ना करो, हम सभी यहाँ मौजूद हैं और सिचुएशन से पूरी तरह अवगत हैं। तो अब जब हम सब यहाँ इकट्ठा हो चुके हैं तो क्या कुछ छुपाने की कोई जरूरत है। माउंट हुआ सेट द्वारा हाल ही में की गई उत्तेजक कार्रवाइयाँ, विशेष रूप से डेमन कल्ट के साथ तुम्हारी बातचीत, बेगर सेक्ट ने इसे पहले ही साबित कर दिया है। तो गोजुंग म्यूंग कहता है कि क्या वो एल्डर चुई जियोल थे।
थे या शायद एल्डर बन गए। मुझे नहीं पता था कि बेकर सेक्ट माउंट हुआ में इतनी गहराई रुचि रखता है। मैंने तुमको ये पहले भी समझाया है, लेकिन कई रीजन है जिनकी वजह से हमारे सेक्ट ने उस डेमन कल्ट से कनेक्शन किया। सबसे पहले ये उनकी संचित पावर का आकलन करने का एकमात्र तरीका है। दूसरा, डेमन को पकड़ना और उन्हें मार डालना जियांगू में फैल रहे भय को कम करने के लिए जरूरी प्रेरणा प्रदान करता है। तीसरा, उनके द्वारा इस्तेमाल की जाने वाले डेमोनिक स्किल का एनालाइज करके हम उनका मुकाबला करने के तरीके खोज सकते हैं। संचित पावर का वो दावा महज एक अनुमान है। उनके द्वारा छिपाई जा रही वो वास्तविक पावर का पता लगाना मुश्किल होगा। डेमन का वध करना एक ऐसा कार्य है जिसे अब तक केवल माउंट हुआ सेक्ट ने ही अंजाम दिया है, और आपने जो डेमोनिक स्किल की नियमावली उपलब्ध कराई है वो सच में उपयोगी होगी या नहीं, ये तो हमें खुद ही देखना होगा। साओलिन सेक्ट का एल्डर कहता है कि हमारे पेट्रियार्च ने भी साओलिन को धार्मिक मार्ग पर ले जाने का कोशिश किया था, लेकिन उनके इरादों के विपरीत इससे कई बेकार रिजल्ट निकले। ह्यूमन का दिल सच में बेकार है, यहाँ तक कि माउंट हुआ भी अपने सिद्धांतों को त्याग कर उनके साथ अलायंस करने की मूर्खता कर सकता है। तो गु जोंग म्यूंग कहता है कि मुझे उसकी पूरी जानकारी है। क्या हम सब यहाँ इसलिए इकट्ठा नहीं हुए हैं ताकि हम अपनी खूबी और खमियां को बता सके? डेमन कल्ट के मेंबर को फांसी देने के साधारण औचित्य से परे हमारे सेट ने ही आपको सूचित किया था कि वो कमीने यहाँ इकट्ठा होंगे। मुझे ट्रस्ट कि ये हमारी ओर से पर्याप्त ईमानदारी को दर्शाता है। असल मुद्दा ये है कि आप सच में कितने ईमानदार हैं। अगर साओलिन और वोडान हेल्प करें तो क्या हम उचित रिजल्ट प्राप्त नहीं कर पाएंगे? तभी वहाँ पर एक बंदा आता है और कहता है कि हमारी अटूट जाल में अचानक एक दिक्कत आ गई है, तो और उस गैप से कई गोल चूक गए हैं। ये बातें सुन के तीनों एल्डर एकदम हैरान हो जाते हैं और हमें हमारे एमसी का दिखाया जाता है। हमारा एमसी कह रहा होता है कि उन्होंने जल्दी ही ध्यान दे दिया, मुझे जल्दी से काम करना होगा क्योंकि गु जोंग म्यूंग को पता चल गया है कि स्क्वाड के मेंबर भाग निकले हैं, इसलिए सिचुएशन और भी बदतर हो गई है। कितना समय बीत चुका है क्योंकि मून की सिचुएशन में बदलाव आया है। ऐसा लगता है कि काफी समय बीत चुका है और अपने मन में कहता है कि क्या तुम फिर से मेरी टेस्ट ले रहे हो? तभी सिस्टम पे नोटिफिकेशन आता है। आप क्या चूज करेंगे? पहला ऑप्शन, जाओ और स्क्वाड मेंबर को बचाओ। तुम राटियस सेक्शन के एल्डर का पता खो दोगे, लेकिन तुम ब्लैक मून स्क्वाड को दर्जनों मेंबर की जान बचा सकते हो। और दूसरा, जाओ और राटियस सेक्शन के लीडर को खत्म कर दो। तुमको राटियस सेक्ट के सीनियर का सामना करना पड़ेगा, लेकिन तुमको ब्लैक मून स्क्वाड के दर्जनों मेंबर की जान की परवाह नहीं करनी होगी। तो ये सब देख के हमारा एमसी अपने मन में कहता है कि ये घटिया सिस्टम, मुझे कौन सा रास्ता चूज करना चाहिए? ब्लैक डेवन हॉल के मास्टर को मनाने के लिए मुझे एक ग्रेट सेक्ट के लीडर के मुखिया की जरूरत है, इसलिए दूसरा रास्ता बेकार है। लेकिन एक साथ 3 एल्डर्स लड़ना आसान नहीं होगा। क्या इसका मतलब ये है कि मुझे पहला वाला चुनना चाहिए? मेरे एक्सपीरियंस के आधार पर इस सिचुएशन में एक स्पष्ट रूप से बेकार रास्ता का सामने आना इसका निश्चित रूप से मतलब है कि इसका कुछ इम्पोर्टेंट है। इसका फैक्ट ये है कि निकट फ्यूचर में मुझे इससे संबंधित किसी सिचुएशन का सामना करना पड़ सकता है। क्या ये दर्जनों आम लोगों की जिंदगियां हैं या फिर एक ग्रेट गोल के लिए समर्पित का एक पर्सन का दिल? क्या इस चुनाव का गोल मेरे द्वारा जी रहे लाइफ के मोल पर सवाल उठाना नहीं है? ऐसा लगता है मानो ये मुझसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अपने गोल को हासिल करने के लिए मुझे जो रास्ता चुनना पड़े, मैंने पहले ऐसे कई बनाए हैं। ठीक है, अगर ये गलत रास्ता है तो मैं वापस आ सकता हूँ। क्या मेरे पास 100 से ज्यादा जिंदगियां बचाने के लिए नहीं है? मुझे यकीन नहीं है कि कौन सा रास्ता सही है। हालांकि करंट में मैं पहले जैसे रास्ता नहीं चुनूंगा क्योंकि मैंने सिस्टम द्वारा निर्मित खेल के मैदान का विरोध करने की शपथ ले ली थी। तो हमें दिखा जाता है कि हमारा एमसी स्क्वाड मेंबर को सेव करने का ऑप्शन चुन लेता है और सिस्टम पे लिख के आता है कि आपको स्क्वाड मेंबर की लोकेशन दी जा रही है, तुरंत जाओ वहाँ पर। तो हमारा एमसी वहाँ से गायब होकर जाने लगता है और फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि वो टकला मरा हुआ होता है और जुक म्यूंग भी एकदम जख्मी हाल में होता है और बाकी सभी मेंबर भी एकदम मर जाते हैं। और एक बंदा कहता है कि क्या उन्होंने कहा था कि ये डेमन है, लेकिन ये तो बेकार है। और हम देखते हैं कि वहाँ बहुत सारे गु जोंग म्यूंग के डिसाइपल होते हैं। जुक म्यूंग अपने मन में कहता है कि पावर का अंतर बहुत ज्यादा है, मुझे कुछ करने का मौका मिलने से पहले ही उन सभी का कत्ल कर दिया गया। ये सब तो एकदम बकवास है। मैं एक छोटे से तालाब में कितनी बड़ी मछली थी। जुक म्यूंग से गु जोंग म्यूंग का डिसाइपल बोलता है कि तुम कैप्टन हो, और हमारे एमसी की वो बातें याद कर रहा होता है और अपने मन में कह रहा होता है कि मैं आखिर क्या कर सकता था। जुक म्यूंग उसके सामने झुकते हुए कहता है कि प्लीज मुझे जाने दो, अगर तुमने मुझे जाने दिया तो मैं फिर कभी तुम्हारे सामने नहीं आऊंगा। और अपने मन बोलता है कि शर्म और अपमान स्किल में इतना बड़ा अंतर था कि मुझे गुस्सा भी नहीं आया। क्या ये सियोली के शब्दों की वजह से था? नहीं, मैंने अपना पूरा लाइफ स्ट्रॉन्ग बनने के ट्रेनिंग में बिताया और ऑर्डर को फॉलो किया। इस तरह से सब कुछ खत्म करना बहुत बेकार है। गु जोंग म्यूंग को डिसाइपल हंसते हुए कहता है क्या सभी डेमन ऐसे ही होते हैं? ऐसा कहा जाता था कि वो अनंत के प्राणी थे जिन्हें डेमोनिक एनर्जी और इतने घातक जहर से परिष्कृत किया गया था कि एक मामूली खरोच भी लाश को सड़ा देता
देती थी। ये सब सरासर बकवास था। तुम किसी गुमनाम छोटे से टिस से भी बदतर हो। तुम शायद डेमन कल्ट में इसलिए शामिल हुए क्योंकि तुम जन्म से ही एक बेकार पर्सन थे। लेकिन देखो, कीड़े तो सिर्फ कीड़े ही होते हैं। तुम चाहे जितनी भी कोशिश कर लो, तुम अपने वास्तविक स्वरूप से बच नहीं सकते। देखो, मुझे हानिकारक कीड़ों को मारने की आदत है। मैं उस तरह इंसान हूँ जो इतनी ईमानदारी दिखाता हूँ कि अगर मुझसे कोई काम छूट गया हो तो उसे पूरा करने के लिए वापस जाकर उसे खत्म कर देता हूँ। इस बार भी ऐसा ही होगा। लेकिन तभी जुग म्यूंग के सामने वो बंदा वहीं मारा जाता है और हम देखते हैं कि हमारा एमसी आता है और बाकी सभी लोग को मार दिया होता है। और हमारा एमसी कहता है, क्या तुम ठीक हो? तो जुग में एकदम रोने लगता है। तो हमारा एमसी कहता है कि इतना सेट होने की जरूरत नहीं है। अगर तुमको बेहतर अपॉर्चुनिटी मिला होता, तुम्हारे लिए हालत अलग हो सकते थे। हमारे एमसी से भी बोलता है कि क्या मैं शांति से रह सकता हूँ? क्या हम जैसे बेकार पर्सन, क्या सच में सेंट्रल प्लेन इलाकों में जाकर बिना किसी डर के रहना पॉसिबल है? मैंने डेमोनिक स्किल का प्रैक्टिस किया और संघर्ष किया, फिर भी मैं उस कल्ट में सबसे निचले पोजीशन पर था। अगर हम सेंट्रल प्लेन इलाकों में जाते हैं तो हम सिर्फ मारे जाने वाले दुश्मन ही होंगे। ये तो बस तीसरे दर्जे के वॉरियर है जो मुरीम को कुतर कुतर कर खा रहे हैं। तो हमारे एमसी कहता है कि ये इस बात पर निर्भर करता है कि तुम क्या करते हो। तो जुग म्यूंग कहता है कि मुझे माफ करना सियोली, लेकिन मुझ में कॉन्फिडेंस नहीं है। मैं अब तुम्हारा कर्ज चुका दूंगा, लेकिन क्या मैं तुमसे एक छोटी सी हेल्प मांग सकता हूँ? प्लीज मेक श्योर करो कि तुम स्ट्रॉन्ग बनो और जो लोग पावरलेस हैं उन्हें मौका दो। उन लोगों के लिए जिनका जीवन शुरू से ही बेकार रहा है, एक बेकार लाइफ जहाँ तुम प्रतिरोध करने की भी एबिलिटी नहीं रखते। सच कहूँ तो यही सबसे डिफिकल्ट हिस्सा था जिसे सहन करना पड़ा। तो हमारा एमसी कहता है कि रुको, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो अपने आप को ही मार डालता है। तो हमारा एमसी अपने मन में कहता है कि जुग म्यूंग जो कुछ मोमेंट पहले तक जीने के लिए बेताब था, मुझे देखने के बाद उसने मौत को चुना। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर दो लोग आते हैं हमारे एमसी के पीछे और एक बंदा कहता है कि क्या यही लास्ट पर्सन बचा है? तो एक टकला बोलता है, क्या इस पर्सन ने ये हंगामा खड़ा किया है? और हमारा एमसी अपने मन में कह रहा होता है, क्या उसे डेथ से डर लगता था? वुडान सेक्टर का बंदा बोलता है, न सिर्फ डेमोनिक कल्ट के बदमाश भाग निकले बल्कि हमें भी काफी नुकसान उठाना पड़ा। तुम इस बारे में क्या करने वाले हो? तुम इसकी जिम्मेदारी कैसे लोगे? तो सालिम सेक्टर का डिसाइपल कहता है कि तुम सारा दोस्त हम पर क्यों मोड़ रहे हो? और हमारा एमसी अपने मन में कह रहा होता है, या फिर उम्मीद ही खत्म हो गई थी। और वो लोग कह रहे होते हैं, आगे बढ़ने से पहले इस आदमी का काम निपटा लेते हैं। तो दूसरा कहता है कि ये आदमी है कौन? तो वो बोलता है, क्या वो लीडर जैसा दिखता है? वो कितने भाग्यशाली हैं। एक लीडर का दिमाग बहुत कीमती होता है। और हमारा एमसी आसमान में देखते हुए कहता है कि जुग म्यूंग, फाइनली अगर तुम्हारे पास पावर नहीं है तो तुम कहीं भी निगल लिए जाओगे। मुझे जो लाइफ मिला है, कभी कभी मुझे लगता है कि ये एक आशीर्वाद है और कभी कभी श्राप लगता है। हालांकि समय को पीछे मोड़ने की एबिलिटी होना एक इनक्रेडिबल रूप से अच्छा अपॉर्चुनिटी है। भले ये बार बार होने वाला नरक हो, इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये अभी भी एक अपॉर्चुनिटी है। वुडान सेक्टर का डिसाइपल बोलता है, हम तुमसे बात कर रहे हैं, क्या तुमको इस बात का एहसास नहीं है कि तुम किस तरह की सिचुएशन में हो? तो सालिम सेक्टर का डिसाइपल बोलता है, वो डर से कांप रहा है। और हमारा एमसी अपने मन में कह रहा होता है कि होप ये मौजूद है। जुग म्यूंग के पास ये नहीं था, इसलिए वो एक पल जीना चाहता था और अगला ही पल मर जाना चाहता था। तो हमारा एमसी उन लोग से कहता है, क्या तुम सभी की बातचीत खत्म हो गई है? तो वो लोग कहते हैं कि क्या? तो हमारा एमसी कहता है कि तो फिर मैं तुम लोगों को एक ही बार में खत्म कर देता हूँ। लाइफ बलवानों को ही आनंद देता है, लेकिन ये भी दर्शाता है कि जब तुम किसी ऐसे पर्सन से मिलते हो जो तुमसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, तब वो पल कितना बेकार हो जाता है। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि कैसे कमजोर लोगों को मारा जाता है। और अगले सीन में हमारे एमसी ने उन लोगों को मार दिया होता है और वहाँ पर गोजो म्यूंग आता है। ये सब देख के एकदम हैरान होता है। वुडान सेक्ट का एल्डर बोलता है, ये उन डेमोनिक कल्ट के बदमाशों ने किया है जिन्हें हमने पकड़ लिया था। तो गोजो म्यूंग कहता है कि ये तो इम्पॉसिबल है। यहाँ इकट्ठे हुए डेमन ज्यादा से ज्यादा फर्स्ट क्लास के थे, उनमें से कोई भी इतना पावरफुल नहीं है कि हमारे जाल को तोड़ सके। तो वुडान सेक्ट का एल्डर बोलता है, क्या ऐसा है? तो फिर बच्चे मरे क्यों हैं? क्या तुमने ये नहीं कहा था कि तुम उन्हें फांसी दोगे? क्या तुमने नहीं कहा था कि हम कोऑपरेट करेंगे? तो गो जोंग कहता है कि जिन्नू हॉल के मास्टर, ये गलत फहमी है डेमोनिक कल्ट से लेकर इतने पावरफुल लोग के लिए। तो वुडान सेक्ट का मास्टर चिल्ला के बोलता है कि होश में आओ एल्डर गोजुंग, वो डेमोनिक कल्ट है। डेमोनिक कल्ट की ये नीच प्राणी जिन्होंने शुरुआत से ही अनगिनत अत्याचार किए हैं। शुरू में ही उन पर भरोसा करना एक गलती थी। जिन लोगों पर तुम भरोसा नहीं कर सकते उनके साथ कोऑपरेट करके तुम क्या उम्मीद करते हो? अभी सालिम सेक्ट का एल्डर आके बोलता है कि तुमको अपने नजरिया बदलने की जरूरत है एल्डर को। डेमोनिक कल्ट को बुराई के रूप में देखा जाना चाहिए। कोऑपरेट या एक्सचेंज के बजाय तुमको उन कमजोरियों को पहचानने और उनका फायदा उठाने पर ध्यान देना चाहिए। मुझे पता है कि माउंट हुआ ने अब तक काफी प्रोग्रेस की है, लेकिन तुमको एक बड़ा नुकसान सहना पड़ेगा। अगर ये सिलसिला जारी रहा तो ये मुरीम एक अनकंट्रोलेबल वॉर्टेक्स में समा जाएगा। वूजंग म्यूंग अपने मन में कहता है कि ये द डिसगस्टिंग है। जो लोग कॉर्पोरेट की बात करते हैं वो इन शब्दों का यूज करके केवल तभी करते हैं जब ये उनके अपने फायदे के लिए होता है। वूजंग म्यूंग उन लोग से कहता है कि मैं समझता हूँ, मैं आज जो कुछ भी हुआ उसके लिए दोनों
एल्डर से जरूर माफी मांगूंगा और जरूरत पड़ने पर तुमको पैसे वापस कर दूंगा। हालांकि फिलहाल चलो इस सिचुएशन की और ज्यादा गहराई तक जांच करते हैं और इस बारे में बाद में निजी तौर पर चर्चा करेंगे। और एकदम वो गुस्से में होता है और फिर हमें ब्लेक मार्शल हॉल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ब्लैक डेमन हॉल मास्टर कहता है कि आज बहुत तेज बारिश हो रही है। तो उसका सबऑर्डिनेट कहता है, क्या तुमने पहले नहीं कहा था कि तुम्हें बारिश होना अच्छा लगता है? तो वो कहता है कि हाँ मैंने किया। इस तरह के खराब मौसम में कुछ न कुछ तो हमेशा ही घटिया होता रहता है, चाहे अच्छा हो या बुरा। मुझे ये अच्छा लगा जब कोई ऐसा घटना घटता है जिसका समाधान जरूर होता है। मैं इस पर पूरी तरह से ध्यान दे सकता हूँ। तो सबऑर्डिनेट कहता है कि हाँ वैसे हॉल मास्टर ठीक वैसे ही जैसे 4 डिसाइपल ने उस जागीरदार ने पिछली बार मेंशन किया था, हेवनली डेमन के डिसाइपलों के बीच सत्ता संघर्ष काफी सीरियस होता जा रहा है। तो ब्लैक डेमन हॉल मास्टर कहता है कि सच में दो हॉल मास्टर ने पहले ही डिसाइपल की अपील का जवाब दे दिया है। जो हॉल मास्टर कभी पहाड़ों की तरह खड़े थे, उन्होंने एक एक करके कार्रवाई शुरू कर दी है। जो भर्ती प्रक्रिया कभी सीक्रेट रूप से होती थी, अब वो सबके सामने आ चुकी है। जल्द ही अदर डिसाइपल भी मुझे भर्ती करने के लिए आएंगे। वो इसे भर्ती कहते हैं, लेकिन ये एक तरह से ये धमकियां में तब्दील हो सकता है। समझौता हमेशा बेहतर शर्तों की ओर ले जाता है। जब तुमको चाकू की नोक पर रखा गया हो और तुम मुस्कुरा रहे हो, ऐसे क्या सियोली की अभी तक कोई खबर नहीं मिली है? तो सबऑर्डिनेट कहता है कि इसमें काफी समय लगेगा। क्या किसी ग्रेट सेट के लीडर जैसे इम्पोर्टेंट पर्सन का सर काटना आसान है? तो बोलता है कि मेरा अनुमान। तो सबऑर्डिनेट कहता है कि और भले ही वो किसी ग्रेट सेट के एल्डर का सर वापस ले आए, मैं अब भी उनके साथ जुड़ने का विरोध करूंगा। तो ब्लैक डेमन हॉल मास्टर कहता है कि क्यों? तो सबऑर्डिनेट कहता है कि और डिसाइपल वो पर्सन है जिसके पास हेवनली डेथ स्टार है ना? अगर उनकी डेथ हो जाए, ये कहना मुश्किल है कि उनके बाद कौन पोजीशन संभालेगा। तो ब्लैक डेमन हॉल मास्टर कहता है कि तुम कह रहे हो कि कोई ऐसा पर्सन जिसने पहले ही एक फैक्शन बना लिया है, या कोई ऐसा पर्सन जो ऐसा करने का वादा कर रहा है, वो अपनी पावर पर कंट्रोल पा सकता था। उस सिचुएशन में हमारी पोजीशन कमजोर हो जाएगी और अंत में हम एकजुट होने पर अपना मौका खो देंगे। तभी पीछे से एक बंदा आके कहता है कि हॉल मास्टर। तो वो बोलता है कि क्या हुआ? तो वो बंदा कहता है कि जो पहले आया था वो डिसाइपल का जागीरदार आ गया है।